ਸਟੱਡੀ ਔਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਔਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक चार्ट को समझेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि नंबर्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर के ऊपर हमारे पास आते हैं होल नंबर। होल नंबर में ज़ीरो हमारे पास ऐड हो जाता है। सो अगर ज़ीरो प्लस नेचुरल करेंगे तो हमारे पास कौन से नंबर आ जाएंगे? सारे होल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर मीन्स कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास जब इनको ऐड कर दिया जाता है तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाती है? इंटीजर बन जाती है। इसके ऊपर हमारे पास नंबर्स आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स वो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो कि है इर्रेशनल नंबर्स और ये सारे नंबर बेसिकली रूट्स में आते हैं। इसमें पाई भी आ जाएगा हमारे पास एंड अंडर रूट पी मीन्स प्राइम नंबर। जब भी रूट के अंदर प्राइम नंबर आएगा तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर। और इन सब नंबर्स में जो टॉप रैंक के होते हैं उनको बोलते हैं हम रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर ही ये सारे नंबर्स ऐड होते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। सो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स को जनरली बोलते हैं यूनियन। यूनियन मीन्स जॉइंट। यूनियन का साइन ऐसे होता है, यूनियन मीन्स जिसको हम बोलते हैं कि जोड़ करके लिखना है। सो द रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल नंबर्स। हमने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में देखा था कि जो रियल नंबर्स हैं उनमें दोनों नंबर्स ऐड होते हैं, रैशनल नंबर्स भी और इर्रेशनल नंबर्स भी। सिमिलरली दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ये दोनों नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। सो अगर हम नंबर लाइन बनाए तो हम उसके ऊपर इन सब नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे √2 को एक्सप्रेस करना हो, 1/2 को एक्सप्रेस करना हो, -1/2 को एक्सप्रेस करना हो, इन सब नंबर्स को हम बड़ी ही आसान तरीके से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज़ 2 फैक्टर्स नेमली इटसेल्फ एंड 1। एग्जाम्पल, ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100 कैसे मिलेंगे हमें? कुछ ऐसे हैं, जैसे 2 है, 2 के कौन से फैक्टर्स होंगे? एक 1 होगा और एक कौन सा होगा? 2। सो इसका मतलब जो 2 है वो हमारा कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। एंड ये बात याद रखिएगा कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। जो हमारे पास 2 है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं हमारे पास वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। ये सारे हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर 1 होता है और एक इटसेल्फ जो नंबर है वही होता है। सो नेक्स्ट वी हैव कंपोजिट नंबर। सो वो सारे नंबर जो प्राइम नहीं है और इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो हमारे पास कौन से नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। सो 1 जो है वो ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। सो इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो कंपोजिट नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, 6 है, 8 है। अगर हम इनके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमें पता लगेगा कि 8 के जो हैं वो हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। सो 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2। सो प्राइम नंबर वही नंबर होंगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे एंड कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होंगे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट वी हैव को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 नंबर्स, ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 हो। मतलब कोई भी ऐसे 2 नंबर ले लीजिए जिनका HCF 1 हो, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। इनको रिलेटिव नंबर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारे पास 2 एंड 3 है, 5 एंड 7 है। इन सब का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डेट विल बी 1। सो इन दोनों नंबर्स को हम कौन से नंबर्स बोलते हैं? को प्राइम
नंबर्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। मतलब हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 666 है, जब हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, 3 एंड 11। सो सिमिलरली हमारे पास 420 है, जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हमारे पास आंसर आएगा 2, 2, 3, 5, 7। फॉर एग्जांपल अगर हम 8 ले लें, जो कि हमारा कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हमारे पास कौन कौन से आंसर आएंगे, 2, 2 एंड 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स डैट हम 8 को लिख सकते हैं जो कि कंपोजिट नंबर है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम हमें बताती है। नेक्स्ट हमारे पास है HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछली स्लाइड में प्राइम फैक्टराइजेशन करा हुआ था 66 का एंड सिमिलरली 420 का, हम उनके प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छे तरीके से पहले लिखेंगे। तो जैसे हमारे 66 के जो प्राइम फैक्टर्स बने थे वो कौन कौन से बने थे, 2, 3, 11। सिमिलरली हमारे 420 के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो कौन कौन से थे, 2, 2, 3, 5 एंड 7। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3, 5 एंड 7। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हमने HCF निकालना होगा, आई रिपीट, जब हमने HCF निकालना होगा तो हमने जो कॉमन होगा, जो भी कॉमन टर्म होगी उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। जो भी कॉमन टर्म होगी उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें तो 2 की पावर कितनी है, 1 हमारे पास, और 420 की बात करें तो 2 की पावर कितनी है हमारे पास, 2। तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, बट इसकी जो लोएस्ट पावर है वो हमारे पास कितनी है, 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 1। सिमिलरली अगर हम बात करें 3 की, तो यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, बट हमने कौन सी पावर लेनी है, लोएस्ट पावर। दोनों में सेम है तो इसलिए हम क्या लेंगे, 3 की पावर 1। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 6, विच इज़ आर HCF। तो जब भी हम HCF की बात करेंगे तो हम लोएस्ट जो कॉमन पावर होगी हम हमेशा उसकी बात ही करेंगे। सिमिलरली अगर हम LCM की बात करें, जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, अगर उसकी बात करें तो इस केस में हमने कॉमन की हाईएस्ट पावर को लेना है। तो जब भी हमारा LCM होगा तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे जो कि हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा 2 कॉमन है, बट यहाँ पे 2 की पावर 1 है। सिमिलरली यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन पावर है वो कौन सी है हमारे पास, 2। जो कॉमन में हाईएस्ट पावर आ रही है वो कौन सी है हमारे पास, 2। तो LCM के केस में हम क्या लेंगे, 2 की पावर 2। उसके बाद हम देखेंगे 3, तो 3 की दोनों में पावर 1 है, तो इस केस में हम क्या लेंगे, 3 नॉर्मल लेंगे। उसके बाद जितने भी हमारी टर्म्स बचती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 है, 5 है, 7 है, उसको एज इट इज़ ही यहाँ पे लिख देंगे और इन सबको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 3, 11, 5 एंड 7 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4620, विच इज़ आवर LCM। तो मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ अच्छे से कि जब हम HCF की बात करेंगे तो हमने क्या करना है, लोएस्ट कॉमन पावर देखनी है, और जब हम LCM की बात करेंगे तो हमने हाईएस्ट कॉमन पावर को पिक करना है, जो टर्म्स कॉमन होंगी उनकी हाईएस्ट पावर को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। इस रिलेशनशिप में क्या है, ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, हम उनका LCM निकालते हैं देन HCF निकालते हैं, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वो हमेशा उनके LCM इंटू HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट नंबर है 66, हमारे पास सेकंड नंबर है 420, हमारा HCF है 6 और हमने LCM को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट नंबर जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर से, विच इज़ इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने LCM निकालना है। हमारा फर्स्ट नंबर है 66,
सेकेंड नंबर है 420। एलसीएम हमने निकालना है, एचसीएफ हमारा कौन सा है 6 हमें ऑलरेडी गिवन है। तो जो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हम इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आएगा 4620 विच इज़ आवर एलसीएम। सो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। और एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे एक एक करके। और वो कैसे है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 72 एंड 120 इज गिवन एज फॉलोस। सबसे पहले 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि कुछ ऐसे है। सबसे पहले ये 2 पे कट होगा और आएगा 60, देन 2 पे आएगा 30, देन 2 पे आएगा 15, देन 3 5 15 एंड 5 1 5। सिमिलरली हमारे पास जो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसे है, 2 3 6, 3 1 3। और 72 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसे है, 2 36 72, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। सो इनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उनको हम एक एक करके लिख लेंगे। सबसे पहले 6 की लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन वी हैव 72। इसमें हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और हमने इनको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में मैंने बताया है आपको कि इनको हमने लिखना है इनकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बिकॉज वो 3 टाइम्स आ रहा है, एंड 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। सिमिलरली हमारे पास 120 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। सो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में हमने क्या करना होता है कि जो लोएस्ट कॉमन पावर होती है हमेशा उसको ही क्या करना होता है, पिक करना होता है। तो इनमें जो कॉमन टर्म्स आ रही है पहले हम उनको देखेंगे। कॉमन कौन कौन सी आ रही है, एक तो 2 आ रहा है तीनों में, और इसकी जो लोएस्ट पावर है डेट इज 1, तो हमने लिखा है 2 की पावर 1। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 की पावर 1। सिमिलरली जो 3 है वो भी तीनों में कॉमन आ रहा है, 120 में भी आ रहा है, 72 में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है। उनकी जो लोएस्ट कॉमन पावर है वो कितनी है 1। तो हमारी जो वैल्यू फाइनल बनती है वो कौन सी बनती है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 6। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आया है 6। और जो एलसीएम होता है उसमें जो कॉमन पावर होती है हमारी, जो कॉमन पावर होती है उसका हमने हाईएस्ट वैल्यू को क्या करना होता है, पिक करना होता है। तो यहाँ पे कॉमन जो है वो तो 2 आ रहा है, और 2 की जो हाईएस्ट वैल्यू है तीनों में, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पे 1 है। तो हम एक ही बार पिक करेंगे, और पिक किसको करेंगे 2 की पावर 3 को। तो जो कॉमन है उसकी हमने हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिख दी है। सिमिलरली जो 72 है इस पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहाँ पे 120 पे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और 6 पे भी कितनी पावर है हमारे पास 1। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है हमारे पास 3 की पावर 2। और जो भी बाद में बचता है उसको एज इट इज ही लिख देते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास सिर्फ बचा है 5, उसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बनेगा हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारा आंसर आएगा 360। तो हमारा एचसीएफ हुआ 6 एंड हमारा एलसीएम है 360। इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो ख़त्म होती है। इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशंस। तो हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली इनकी प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 140। 140 की प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या होगी हमारे पास, ये रहा 140, 140 को 70, 70 टू 35, 35 का 7 एंड 7 1 7। तो जो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास निकल के आती है वो क्या आती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आती है 156 की। तो जो 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कुछ ऐसे है, 278 जा मल्टीप्लाई बाय 156। सिमिलरली हमारे पास 239 जा 78 एंड 313 जा 39 एंड 13 1 जा
13। तो जो हमारे पास 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन आती है वो आती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। और इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड है वो है 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसको हमने कुछ ऐसे निकाला है। सो 31275 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3825। सिमिलरली ये 3 पे जाएगा और हमारा आंसर आएगा 425। उसके बाद ये 5 पे जाएगा और हमारा आंसर आएगा 85। और अगर 5 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 85, और 17 वन ज़ा 17। और इसको अगर हम कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 17, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17। इसके साथ हमारा थर्ड पार्ट भी खत्म होता हुआ। फोर्थ पार्ट करेंगे, वो हमारे पास है 5005। तो अगर हम 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वो कुछ ऐसे होगी। 1001 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5005। सिमिलरली हमारे पास 143 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1001। सिमिलरली फिर हम 13 को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 143 एंड 13 वन ज़ा 13। सो हमारे जो फैक्टर्स बनते हैं फाइनली क्या वो कौन से बनते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। नेक्स्ट वी हैव 7429 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसको करेंगे। हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो है हमारे पास 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम 437 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे या 7429 को 17 से फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 437। सिमिलरली अगर 19 से करेंगे तो आएगा 23, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। सो हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं 5 पार्ट हैं वो खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, और लास्ट में वेरीफाई करें कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। जब इन दोनों टर्म्स की प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएंगी उसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग आवर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 26 एंड 19। तो हमने यहाँ पे लिखा है गिवन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर इज गिवन एज फॉलोज। सो 26 एंड 91 का जो हम पहले क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे। अगर 91 की बात करें तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशंस बनते हैं 7 13 या 91, 13 वन ज़ा 19। तो 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ रहे हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 13। सिमिलरली अगर हम 26 की बात करें तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से बनते हैं, 2 13 ज़ा 26, 13 वन ज़ा 13। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं वो हमारे पास कौन से बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 13। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर्स के जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनका निकालेंगे एचसीएफ। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो लोएस्ट कॉमन पावर होगी वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। और दोनों में कॉमन कौन सी आ रही है, एक ही चीज़ आ रही है, वो है 13। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा फिर 13। और जो एलसीएम होगा उसमें 13 को सिर्फ एक बार लिखना है, कॉमन की हाईएस्ट को एक बार लिखना होता है, बाकी जो है उनको साथ में लिख देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा 182। तो इसी के साथ हमने एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। बट अभी हमें क्या करना है, इनकी वेरिफिकेशन करनी है। और वेरिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर से उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो हमें जो फर्स्ट नंबर है उसको हमने 26 ले लिया है, जो सेकंड नंबर है उसको हमने 19 लिया है, 91 लिया है। सिमिलरली जो हमारा एलसीएम था वो था 182 एंड एचसीएफ कितना था हमारा 13। तो जब भी हम 26 को 91 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2366। सिमिलरली जब हम 182 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 2366। इसके साथ हमारी जो वेरिफिकेशन है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है, बिकॉज हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। सो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास कौन से 2 नंबर हैं, हमारे पास है 510
एंड 92। अब हम इनका सिमिलरली जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे हैं। 255 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 आएगा। 85 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 आएगा। एंड 17 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 85 आ रहा है। 17 वन ज़ा 17। हमारे जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 17। सिमिलरली हमारे पास जो 92 है, इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कौन कौन से हैं, कि अगर हम 92 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46। सिमिलरली 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 23 एंड 23 वन ज़ा 23। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी हम टर्म्स लेंगे जिससे हम डिवाइड करेंगे वो सारे कौन से नंबर होने चाहिए, हमारे पास प्राइम नंबर्स होने चाहिए। दैट इज़ वाई हम इसको कौन सा बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारे पास सिर्फ इवन प्राइम नंबर एक ही होता है और वो है 2। बाकी सारे कौन से नंबर्स होते हैं, हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। एंड जो 1 है वो नीदर प्राइम है, ना तो वो प्राइम है और ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसके बाद जो 92 के फैक्टर्स हैं वो है 2, 2 एंड 23। इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, जो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 23। अब जो हमारे पास कॉमन की लोएस्ट पावर होगी वो हमारा क्या होगा, HCF। जो हमारा कॉमन होगा उसकी जो लोएस्ट पावर होगी वो हमारा क्या होगा, HCF। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है। जो लोएस्ट है वो 1 है, सो 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF। जब हम LCM करेंगे तो जो हमारी कॉमन पावर है उसकी हाईएस्ट टर्म लिखेंगे, उसके बाद जितने भी टर्म्स होंगे उनको साथ में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 2 की पावर 2 हाईएस्ट थी, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है हमारे पास, देन वी हैव 17, देन वी हैव 23। जब इनको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ आंसर इस तरीके से आएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, 17 इंटू 23। जब फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 ज़ा 16, 17 एंड 23, तो हमारा आंसर आएगा 2 3 4 6 0। और इसके तो अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हमें ऑलरेडी पता है कि किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट नंबर multiplied by second number is equals to 2, that is HCF, and 2 3 4 6 0 that is LCM। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 46920 is equal to 46920। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास जो दो टर्म्स हैं वो है 336 एंड 54। तो अब हम इनके पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। सो 336 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो हमारे पास है 2 को जब 168 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 336। सिमिलरली 84 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168। 2 को जब 84 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42। सिमिलरली 2 को जब 42 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21। एंड 3 7 या 21 एंड 3 7 1 7। तो जो हमारे 336 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं वो हमारे पास है 2 2 2 2 3 एंड 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सिमिलरली जो हमारे पास 54 है, इसके कौन से फैक्टर्स बनते हैं, जब 2 के साथ 54 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27। जब इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। फिर से जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। तो जो हमारे 54 के फैक्टर्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर 3। तो जो हमारा HCF है वो दोनों नंबर का क्या होगा, लोएस्ट कॉमन पावर। तो जो कॉमन पावर होगी उसकी जो लोएस्ट टर्म होगी वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 2 भी आ रहा है एज वेल एज 3 भी आ रहा है, और इनकी जो लोएस्ट पावर है वो कितनी है, 1। तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 6। सिमिलरली हमारा जो LCM है दोनों नंबर्स का वो क्या होगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फर्दर आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3024। इसके बाद हम करेंगे वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में हमें पता है किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF या HCF इंटू LCM।
तो इसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो था हमारे पास 336, जो सेकेंड नंबर है वो है 54 एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होगा 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज फर्दर इक्वल्स टू 18144। तो इसी के साथ हमारी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट होती हुई और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी टर्म के साथ कंप्लीट होता है। Find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. So हमने क्या करना है कि जो हमारे क्वेश्चन है इनको प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करके इनके आंसर्स निकालने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उनमें हमारे जो टर्म्स है वो है 12, 15 एंड 21। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी सिंपली क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और उसके बाद इनका क्या निकालेंगे, HCF एंड LCM। तो सबसे पहले हमारे पास है 12। सो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। सो 12 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, देन वी डिवाइड विद 2 तो हमारे पास आएगा 3 एंड देन 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से हमारी जो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है वो क्या बनती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड सेकेंड हमारे पास है 15 एंड 15 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसे बनेगी, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली अगर हम 21 की बात करें तो 21 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो इस तरह से हमारे पास जो है तीनों नंबर्स की क्या आ चुकी हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुकी हैं। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है HCF। सो HCF कैसे निकाला जाता है, मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि HCF निकालने के लिए जो हमारी लोएस्ट कॉमन पावर होती है तीनों टर्म्स में, तो जैसे इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है एंड तीनों में 3 की पावर क्या है, 1। सो इस केस में 3 की पावर 1 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। एंड LCM निकालने के लिए जो भी कॉमन टर्म्स होती हैं हमारे पास उनका हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं और उसको एक बार लिखने के बाद बाकी जितनी सारी टर्म्स हैं उनको साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 जो है वो तीनों में आ रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम इसको एक बार लिख देंगे एज इट इज़ 1। बाकी जितनी भी टर्म्स है डेट इज़ 2 टू द पावर 2 5 एंड 7 इनको साथ में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 420। तो ये हमारा LCM हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास टर्म्स है 17, 23 एंड 29। इन तीनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये तीनों ही एज इट इज़ प्राइम नंबर्स हैं। ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो इनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी एज इट इज़ 17 हो जाएगी, सिमिलरली 23 हो जाएगी एंड 29 हो जाएगी। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 17, 1 इंटू 23 एंड 1 इंटू 29। तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ LCM हम तीनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेट विल बी आवर LCM। सो थर्ड केस हमारे पास है, थर्ड केस में हमारे पास है 8, 9 एंड 25। एंड इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, डेट इज़ 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। सिमिलरली अगर हम 9 की बात करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड अगर 25 की बात करें तो क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमने तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन एज इट इज़ लिख ले रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ फॉर 8 एंड फॉर 9 दैट इज़ 3 स्क्वायर एंड दैट इज़ फॉर 5 दैट इज़ 5 स्क्वायर। अब तीनों में क्या है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 ही आ रहा है। तो एज इट इज़ जो हमारा HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ LCM अगर हम LCM की बात करें तो हम तीनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेट इज़ 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2 एंड देन 5 टू द पावर 2। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1800। दैट विल बी आवर LCM। इसके साथ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। सो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट्स थे, डेट इज़ 12, 15 एंड 21। देन वी हैव 17, 23 एंड 29 एंड थर्ड पार्ट में हमारे पास है 8, 9 एंड 25। हमने तीनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, उसके बाद इनको यूज़ करके हमने LCM और HCF को फाइंड आउट कर लिया है।
अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है कि गिवन डैट HCF दोनों का कितना है, 9 है, एंड इनका क्या निकालना है, हमने LCM निकालना है। तो हमें HCF ऑलरेडी गिवन है, डेट इज 9, तो हम इस तरीके से इसको लिख देंगे, गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। इसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा डेट इज 306, जो हमारा सेकेंड नंबर हो जाएगा डेट इज 657। एंड वी नो डैट, हमने एक फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, डैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कि ये दो जो नंबर्स होंगे जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होते हैं हमेशा, LCF इंटू LCM। आप HCF इंटू LCM भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि आपको जो दो नंबर्स होंगे ये दो नंबर्स में ही काम करेगा, हमेशा टू नंबर्स में ही वर्क करेगा। एंड इसमें हमें ऑलरेडी पता है कि जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, जो हमें दो नंबर्स गिवन होते हैं, वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, LCM इंटू HCF के इक्वल होते हैं। तो हमने क्या निकालना है, हमने LCM निकालना है। हमारे पास दोनों नंबर्स हैं जो जहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे नंबर्स कैसे लिखे जाएंगे, कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे कि 306 मल्टीप्लाई बाय 657 इज इक्वल टू 9 इंटू LCM। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फिर LCM निकाल लेंगे। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा कटिंग के बाद वो आएगा 22338 एंड दैट इज द LCM। तो इस क्वेश्चन में सिंपली ये है कि हमने फॉर्मूले का यूज़ करके आंसर निकालना है। एंड फॉर्मूला विल बी कि जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है जब उसको सेकेंड नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। सो इस तरह से हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये सेम क्वेश्चन है हमारा 4n जैसे हमने करा था ऑलरेडी। तो इसमें ये बताना है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जब इसको फिल करेंगे तो कभी ना कभी 4 के पीछे जो है वो 0 आ जाए। बट जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे 6n की केस में बात करें, तो जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें पता लगेगा कि ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे 6n कैन एंड विद 0 इफ, अगर इसके दो फैक्टर्स हों, कौन कौन से, इसके प्राइम फैक्टर्स में दो टर्म्स आ जाएं, कौन कौन सी, 2 एंड 5, बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। बट जब हम 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें क्या पता लगता है कि एक 2 तो आ रहा है बट जो 5 है डेट इज मिसिंग, वो मिसिंग है। तो हम 6n को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, so therefore by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic 6n can never end with digit 0। तो हमने जो इक्वेशन लिखी है बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हमें ये बताती है कि 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है सिर्फ दो ही हैं, डेट इज 2 एंड 3। इसके अलावा 6 का कोई भी प्राइम फैक्टर अवेलेबल नहीं है। 6 के दो ही प्राइम फैक्टर है, डेट इज 2 एंड 3। इसके अलावा 6 का और कोई भी प्राइम फैक्टर अवेलेबल नहीं है। तो इससे हमें ये पता लगा कि इसके प्राइम फैक्टर में 5 कभी भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो 6 की पावर n है वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगी। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड, ये अलग टर्म है, ये अलग क्वेश्चन है, एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों अलग टर्म हैं। तो हम एक एक करके इनको प्रूव करेंगे कि ये जो नंबर हमारे पास है डेट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर कैसे है, हम इसको अच्छे से प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम अपनी थ्योरम का यूज़ करेंगे। जो फंडामेंटल थ्योरम है वो हमें कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, आई रिपीट, किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा नंबर है इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में बनाएंगे। तो जैसे 13 प्लस में है तो इस प्लस को रिमूव करके किस तरह से, अगर सारे ही प्राइम नंबर आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएं
तो उससे हमें ये पता लगेगा कि ये जो नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये कौन सा नंबर होगा, कहीं ना कहीं एक कंपोजिट नंबर होगा। तो इसको हमने लेट कर लिया x। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी टर्म दोनों में कॉमन होगी, जो इस वाली टर्म मल्टीप्लाई वाले में और प्लस के बाद जो टर्म आ रही है वो दोनों कहीं ना कहीं दोनों में कॉमन होगी। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म होगी उसको अलग से लिख लेंगे। जैसे 13 को अलग से लिखा तो हमारे अंदर जो टर्म आएगी वो आएगी 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पे 13 था, वहाँ पे क्या आ गया 1। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या था 13, उसको हमने क्या कर लिया है, कॉमन निकाल लिया है। तो जो भी टर्म हमने कॉमन निकाल ली है उसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से जो 13 है इसको हम लिख सकते हैं, फिर 7 इंटू 11, जो अंदर वाली टर्म है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर वाली टर्म को एज इट इज रहने देंगे। सो 7 इंटू 11 इंटू 1 दैट इज 77 एंड प्लस 1 विच इज इक्वल टू 78। अब 13 हमारे पास एक प्राइम नंबर आ चुका है जो कि प्रोडक्ट में है, और 78 के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 78 के क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे ही 78 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 239 जा 78, 313 जा 39 एंड 13 1 जा 13। तो जो टोटल प्राइम फैक्टर्स हमारे पास बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इस तरह से 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे जो फाइनल प्राइम फैक्टर्स बने वो बने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 13 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे कि जो 2 है हमारे पास वो भी एक प्राइम नंबर है, जो 3 है वो भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, एंड जो 13 है वो भी हमारे पास एक कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। अब ये तीनों ही हमारे पास कौन से नंबर आ चुके हैं, प्राइम नंबर आ चुके हैं, जिससे हमें ये पता लगा कि हम जो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको जब हम प्राइम की प्रोडक्ट में लिख देंगे तो इट मीन्स डैट वो नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने कॉमन निकालना है, हमने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके इनको आपस में इस तरह से तोड़ देना है। जब इसको इस तरह से तोड़ देंगे तो हमें पता लगेगा कि ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं, दे आर प्राइम नंबर्स। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ा था कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के कन्वर्स से हमें ये पता लगा कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये कौन सा नंबर है हमारे पास, कंपोजिट नंबर। और सिमिलरली अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, नेक्स्ट पार्ट को भी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ हमारे पास y इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, अब 5 को कॉमन निकालेंगे बिकॉज ये प्लस के बाद आ रहा है। तो इसके एक ही हिंट है कि जो टर्म प्लस के बाद आएगी आप उसको क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम 5 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अंदर आंसर आएगा 7 इंटू 6 इंटू 1। यहाँ पे 5 था, वहाँ पे क्या आ गया 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड यहाँ पे 5 था, वहाँ पे फिर क्या आ गया प्लस 1 आ गया। तो अब जो अंदर वाली टर्म्स है उन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 6 जा क्या आ जाएगा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1। तो जब हम 42 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1008, और जब प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1009, 1009। तो जो 5 है वो हमारे पास ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, और 1009 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास खुद एक कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमने क्या करा कि जो हमारा y था इसको लिख दिया 5 इंटू 1009। तो ये दोनों ही प्राइम नंबर बन गए। तो इसका मतलब ये किस में आ गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आ गया। अगर हम किसी भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दें तो वो नंबर कौन सा नंबर हो जाता है, हमारे पास कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो नंबर्स थे, ये दोनों को प्रूव करने को बोला था कि एक्सप्लेन करो कि ये दोनों कंपोजिट कैसे हैं। तो हमने क्या करा, हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बना दिए। तो जब हमने प्राइम फैक्टर्स बना दिए तो हमने थ्योरम का यूज़ करा। हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम थी वो कहती थी कि अगर किसी भी नंबर को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया तो वो नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा, हमारे पास एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, बोथ x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1। एक के अलावा फैक्टर्स हैं इनके। ये जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। सो देयरफॉर दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। सो हमारी एक्सरसाइज का आज लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन जो 1.1 का है वो क्या है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है
अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड सर्कुलर पाथ है। उसमें जो सोनिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है, जैसे ये सर्कुलर पाथ है तो यहाँ से अगर शुरू करा तो वो 18 मिनट्स में जो सोनिया है वो यहाँ पे पहुँच जाती है। सिमिलरली अगर रवि की बात करें तो वो थोड़ा फास्ट है और उसका टाइम लगता है हमारे पास 12 मिनट्स। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction। तो उन्होंने बोला कि ये सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तीन चीजें हैं, सेम पॉइंट है हमारे पास, सेम टाइम है हमारे पास, एंड जो है हमारे पास सेम डायरेक्शन है। तो उन्होंने ये बोला हमारे पास कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें ये पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद ये दोनों फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो हम इसको आसानी से समझेंगे कि इसमें हमने HCF लेना है कि LCM। सो बेसिकली जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें या तो HCF का कॉन्सेप्ट होगा या LCM का कॉन्सेप्ट होगा। तो हमने ध्यान से इस चीज़ को देखना है, तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। एज रवि टेक लेसर टाइम देन सोनिया फॉर कंप्लीटिंग द 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। तो रवि जो है वो कम टाइम ले रहा है उसको कंप्लीट करने में। सो एज दे आर गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम व्हेन रवि विल कंप्लीट द 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू द सोनिया। So the total time taken for completing this 1 round of a circular path will be the LCM of time taken by Sonia and Ravi। तो हमने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हुआ एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, इस पॉइंट से दोनों ने शुरू करा, तो रवि जो है जब वो अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेगा 12 मिनट्स में, तो सोनिया जो है वो थोड़ा सा पीछे होगी इस पॉइंट के ऊपर 12 मिनट्स में। बट सोनिया जो है वो कंप्लीट करेगी, वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करेगी, 18 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करेगी। तो जब सोनिया यहाँ पे आएगी तो रवि अपने एक राउंड और शुरू कर चुका होगा और कहीं यहाँ पे पहुँच चुका होगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों ही घूम के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। इसमें क्या होगा कि रवि के राउंड ज़्यादा होंगे, रवि ने 1 या 2 राउंड ज़्यादा कंप्लीट करा होगा, बट जो टाइम होगा जिस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोनों सेम टाइम पे होंगे, सेम पोजीशन पे होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम पोजीशन पे होंगे। टाइम जो है वो दोनों का क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का LCM निकालेंगे, डेट इज 18 एंड 12 का। जब LCM निकालेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आंसर आएगा। सो 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। सिमिलरली अगर हम 12 की बात करें तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो यहाँ पे जो हमारा 12 का आंसर आएगा डेट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3, एंड जो 18 का आएगा डेट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से LCM क्या हो जाएगा, दोनों की हाईएस्ट पावर हम उठाएंगे, डेट इज 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट इज 36 मिनट्स। तो मतलब ये है कि 36 मिनट्स के बाद, 36 मिनट्स के बाद जो रवि है वो 12 मिनट में एक राउंड करता है, देन 24 मिनट्स में 2 राउंड करेगा, देन 36 मिनट में 3 राउंड करने के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा। बट अगर सोनिया की बात करें तो वो 18 मिनट्स में एक राउंड करेगी, एंड देन वो 36 मिनट्स में कितने राउंड करेगी, 2 राउंड करेगी। बट वो कहाँ पे होंगे, दोनों सेम पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे, दोनों सेम पॉइंट पे क्या होंगे, फिर से स्टार्टिंग लाइन पे आ जाएंगे। वो अलग बात है कि जो रवि होगा उसका एक राउंड ज़्यादा होगा, जो रवि का एक राउंड है 1 राउंड जो है वो ज़्यादा होगा, बट दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक सर्कुलर पाथ है, जो रवि है वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से शुरू करेगा, और सिमिलरली जो सोनिया है वो भी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेगी। यहाँ पे रवि है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सोनिया है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्ट करेंगे तो रवि जो है वो 12 मिनट में एक राउंड करेगा, सिमिलरली जो 24 मिनट में सेकेंड, एंड देन 36 मिनट में वो क्या करेगा, अपना 3rd राउंड कंप्लीट कर लेगा। बट उसकी पोजीशन क्या होगी, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। बट अगर सोनिया की बात करें तो वो एक राउंड अपना करेगी 18 मिनट्स में, एंड सेकेंड राउंड अपना कर लेगी 36 मिनट में, बट वो भी कहाँ आ जाएगी, स्टार्टिंग पोजीशन में आएगी। तो ये बोथ उन्होंने यही पूछा कि कब दोनों स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोनों स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे 36 मिनट्स के बस फर्क कितना होगा कि रवि के 3 राउंड हो चुके होंगे और सोनिया के सिर्फ 2 ही राउंड होंगे।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट व्यू। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कैटेगराइजेशन में वो है कि प्रूव करें, एग्जाम्पल 5 है हमारे पास, कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो हमारा √3 है वो कौन सा नंबर है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। और √3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करेंगे, जो मेथड होगा हमारे पास वो होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे हमारे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए। जब भी हमारे पास अंडर रूट के अंदर एक कौन सा नंबर आएगा, प्राइम नंबर आएगा, और इसको हमने क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसको कैसे वर्डिंग्स में लिखेंगे प्रॉपर तरीके से अब हम देख रहे हैं। सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे कि जो हमारा ये नंबर है ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो इसको हम पहले से खुद से मान के चलेंगे। सो वी कैन राइट को प्राइम a and b such that √3 is equals to a by b। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड का यूज करा है जिसका नाम है को प्राइम। तो को प्राइम का बेसिक मतलब क्या होता है, को प्राइम का बेसिक मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे दो नंबर होंगे जिनका HCF जो होगा वो 1 होगा। कोई ऐसे दो नंबर हमारे पास होंगे जिनका HCF जो होगा वो 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, हमारे पास नंबर है 1/3, तो इनकी जो है वो फर्दर कटिंग नहीं हो सकती। हम इसको फर्दर जो है वो कट करके सिंपलेस्ट रेशो में नहीं कर सकते। तो 1/3 का जो HCF होगा, दैट इज 1 and 3 का जो HCF होगा दैट विल बी अ 1। तो इस केस में हमें ये पता लगा कि प्राइम नंबर जो को प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनका जो HCF होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो अब हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये आता है। तो हम क्या है, हम किसी भी रैशनल नंबर को, मान लीजिए हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, √3 है, √2 है, √5 है, हम उसको मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए वो रैशनल है। तो रैशनल नंबर को हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ा है कि रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा ये नंबर है, जो हमारा ये √3 है, हम इसको रैशनल मान के चल रहे हैं और हम इसको लिख रहे हैं a/b के फॉर्म में, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हमने को प्राइम इसलिए बोला है कि मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, 2 है, 4 है, अगर हम इनकी फर्दर कटिंग करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। तो इस केस में हम इन दोनों नंबर्स को क्यों नहीं लेंगे, हम कोई ऐसे नंबर्स क्यों नहीं ले सकते जिनका HCF कुछ अलग से हो। हमने हमेशा को प्राइम नंबर्स को ही क्यों पिक करना है, उसका एक सिंपल सा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम फर्दर कट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो कटिंग करके जो वर्ड, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि जो कटिंग करके जो नंबर आएगा दैट नंबर में बी अ इर्रेशनल नंबर। हमने ये क्लास 9th में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि जो इर्रेशनल नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे हमारे पास कौन सा नंबर है, जैसे हमारे पास है पाई, दैट इज 22/7। तो मान लीजिए हमने जो नंबर लिए हैं, हमने रैशनल ही नंबर लिए हैं, बट जब इनकी डिवीजन करेंगे हम तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आ रहा है, जो नंबर कौन था हमारे पास, एक इर्रेशनल नंबर है। इस केस में क्या होगा, जो हमने कंसीडर करा है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फिर रोंग हो जाएगा। तो इसके लिए हमने कौन से नंबर पिक करे हैं, दो को प्राइम नंबर पिक करेंगे। तो दिस इज अ रीजन कि हमने को प्राइम नंबर्स क्यों पिक करा था, ताकि इनकी फर्दर जो है वो कटिंग ना हो पाए, इनका सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन रहे, HCF जो रहे वो क्या रहे, 1 रहे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नीचे ये एक a/b है, जो भी नीचे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा √3b इज इक्वल टू a। इसके बाद हमारा स्टेप होगा, हम दोनों को क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हम √3b का भी स्क्वायर करेंगे और a का भी स्क्वायर करेंगे। जब √3b का स्क्वायर करेंगे तो इनका अलग अलग स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर अलग होगा और b का स्क्वायर अलग होगा। स्क्वायर के साथ रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 3b स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या रहेगा, a स्क्वायर ही
रहेगा। अब जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली वो ये है कि हमने यहाँ पे लिखा है जो 3 है जी वो a को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो 3 है वो 81 को डिवाइड कर रहा है, तो हम इससे ये भी जान लेंगे कि 81 किसका स्क्वायर होता है, डेट इज 9। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो इसका मतलब अगर 3 81 को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज 9 का स्क्वायर ही तो 81 है। तो अगर 3 81 को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। तो इस लाइन का यही मतलब होता है कि अगर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए। जो 3 है वो ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो फिर इससे हम ये पता लगा कि जो हमारा a है उसको हम 3c में भी एनी इंटीजर्स 3m लिख दीजिए, आप 3c लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जो c होगा या m होगा ये हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर की फॉर्म में होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है डेट इज 81। अब 81 को जो है वो 3 डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट जो 3 है वो 9 का स्क्वायर 81 होता है। इट मीन्स दैट जो 3 है वो 9 को भी डिवाइड करेगा, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इट मीन्स दैट जो हमारा 9 है उसमें एक फैक्टर तो कॉमन आ ही रहा है, डेट इज 3। तो जो एक फैक्टर है वो तो कॉमन आ ही रहा है, उसके बाद 3 आ जाए 4 आ जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम उस नंबर को लिख देते हैं c। तो इसका मतलब जो हमारे पास a है, जो a है उसको हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 9 था, हमने a को एज ए 9 कंसिडर करा था, जो हमारे पास a है उसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3c, बिकॉज उसमें 3 जो है वो फैक्टर आएगा ही आएगा। तो अब हमने क्या करना है, जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है a की, इसको हम इक्वेशन 1 में फिल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पुट a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज अब हमें पता लग गया कि जो a की वैल्यू है, यहाँ से पता चल गया कि जो a की वैल्यू है वो 3c के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, जो a है उसके प्लेस पे क्या फिल कर देंगे, 3c फिल कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगी, कैसे, √3 के प्लेस पे √3 ही रहेगा, b के प्लेस पे b ही रहेगा। यहाँ पर इक्वेशन 1 में a था, वहां पर क्या आ गया हमारे पास 3c। अब फिर से हम जो स्टेप हमने ऊपर कर रहे थे, हम उन्हीं स्टेप्स को फर्दर क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब जो b नीचे डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा √3b इक्वल टू 3c। अब यहाँ पे सेम स्टेप जो है हम फॉलो करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या फॉलो करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे फिर से जो √3 है उसका स्क्वायर अलग से होगा, जो b है उसका स्क्वायर अलग से होगा, और स्क्वायर के साथ रूट क्या है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3b², और राइट हैंड साइड पे 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 9, और c का स्क्वायर क्या होता है c, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आई b इज इक्वल टू 3c²। सो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई, b इज इक्वल टू 3c²। और जो b यहाँ पे 3c² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हमने फिर से वही काम करना है जो हमने ऊपर करा था। हमें यहाँ पे पता लगा कि जो 3 है वो b² को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट 3 ऑल्सो डिवाइड्स b। जैसे हमने फर्दर करा था, जैसे ऊपर बताया था कि अगर 3 जो है वो 81 को डिवाइड करेगा, तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, इट मीन्स दैट 3 ऑल्सो डिवाइड्स 9। और 9 को हम लिख सकते हैं एज अ 3 टाइम्स ऑफ a। यहाँ पे a कुछ भी हो जाएगा, जो इसका अदर फदर और फैक्टर्स हो जाएंगे जो भी होंगे इसके। तो यहाँ पे अब कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगी, बिकॉज हमने क्या करा था, हमने ऊपर माना था कि जो हमारे a एंड b है वो तो कौन से नंबर्स हमारे पास, वो हमारे पास को प्राइम नंबर है। और जो हमारे पास को प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, उनका जो फैक्टर होता है वो तो हमारे पास 1 होता है, 1 के अलावा उनका और कोई फैक्टर होता ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, जो 3 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, और जो 3 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों के अलावा हमारे पास एक और फैक्टर आ गया, दैट इज 3। सो 1 के अलावा हमारे पास एक कौन सा फैक्टर आ गया, 3। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगी कि अगर वो दोनों नंबर हमने को प्राइम माने थे तो 3 कहाँ से आ गया। बट a एंड b आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर अदर देन 3 other than 1. So this contradicts the fact that a and b are co-prime.
तो इस फैक्ट को उसने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो जहाँ अगर यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर निकल रहा है, तो इसका मतलब हम फर्दरली कोई भी और कॉमन फैक्टर भी निकाल पाएंगे किसी और तरीके से। तो इसका मतलब जो हमारा ये नंबर है वो देखने में तो रैशनल लग रहा है, जिसको हमने a बाई बी की फॉर्म में करा था, बट अल्टीमेटली हमें पता नहीं अभी तक कि वो रैशनल है या इररैशनल है। तो जब हमारे दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन है, जब हम श्योर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने अज्यूम करा था वो चीज़ क्या होगी, फिर रॉन्ग हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √3 इज एन इररेशनल नंबर। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इस तरह से हम जो क्वेश्चन है, जो √3 है हमारा, उसको इररेशनल प्रूव कर देते हैं। तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड कैटेगरी 2। सो कैटेगरी 1 में हमारे पास कौन से नंबर थे? कैटेगरी 1 में हमारे पास नंबर थे दैट इज ओनली इररेशनल नंबर, ओनली इररेशनल नंबर। और वो कौन से नंबर थे? जो रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं, √2, √3, √5, √7। हमने इनको प्रूव करना था एज एन इररेशनल। तो इनको इररेशनल प्रूव करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, जो हमने ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सब जो कैटेगरी 2 है, इसमें हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे? हमारे पास एक नंबर होगा रैशनल और एक नंबर होगा इररेशनल। तो यहाँ पे हमारे पास है शो दैट 5 माइनस √3 इज एन इररेशनल नंबर। तो इसको इररेशनल प्रूव करने के लिए हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, ये जो नंबर है हमारे पास, ये कौन सा नंबर है हमारे पास? रैशनल। और ये जो नंबर है हमारे पास कौन सा नंबर है? इररेशनल। तो जब हमारे पास ये दो नंबर आ जाएंगे, एक रैशनल होगा और एक इररेशनल होगा, फिर चाहे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ऐड हो रहे हों, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन, कुछ भी हो रहा हो, बस एक नंबर हमारे पास रैशनल होना चाहिए, अनदर नंबर जो हमारे पास होना चाहिए वो कौन सा नंबर होना चाहिए? इररेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये जो कैटेगरी है काफ़ी इजी है, इसको इजी वे में हम करेंगे। बस हमने इस क्वेश्चन में ये चीज़ मान के चलनी है कि जो हमारा इररेशनल नंबर है वो हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारा अनरूट के अंदर नंबर है वो कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर है। तो इसको हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे सेम स्टेप, सेम प्रोसीजर। तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 माइनस √3 इज एन रैशनल नंबर। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था, पीछे वाला, उसमें भी हमने यही करा था कि जितने भी हमारे जो नंबर्स होंगे हम उनको रैशनल कंसीडर कर लेंगे। तो अज्यूम कर लेंगे और कॉन्ट्ररी रख के चलेंगे कि हम ऑपोजिट मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि ये जो नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर हैं? रैशनल नंबर है। तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू a बाई बी वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो को प्राइम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। 1 के अलावा इनका कोई और HCF जो है, कोई और नंबर जो है वो HCF नहीं होता। इट मीन्स सिंपली डैट कि इन दोनों नंबर्स में कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं होता। 1 के अलावा कुछ भी नंबर्स में कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 7/11 हो गया। जब भी ऐसे नंबर्स होंगे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इन नंबर्स को हम कौन से नंबर बोलेंगे? एज अ को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो हमने इसकी इक्वलेट कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे अब कि जो हमारा इररेशनल नंबर है उसको एक तरफ ले जाएंगे और जितने भी बाकी नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखेंगे तो जो माइनस √3 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस √3 में। और जो a बाई बी हमारे पास यहाँ प्लस में है, तो यहाँ पे आके किस तरफ लेफ्ट साइड पे कैसे हो जाएगा? वो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू √3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू √3। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका एलसीएम लेंगे बड़े ही नॉर्मल प्रोसीजर के साथ। हम क्या करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। हम क्या करेंगे? b को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में जो साइन है उसको एज इट इज रहने देंगे, 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, और 1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, 5/1 माइनस a बाई बी, यहाँ पे हम b को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5b, जो बीच में माइनस है उसको एज इट इज रहने देंगे, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a, एंड देन 1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b। तो हम इस तरह से बड़े ही आसान वाले तरीके से इसमें क्या ले सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। अब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सिंस
ए एंड बी आर इंटीजर, या अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि जो ए एंड बी है वो को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर मतलब ये दोनों जो ए एंड बी है इंटीजर ही हैं। तो जो हमारा लेफ्ट साइड पे है डेट इज, अब जो 5 हमारा रैशनल नंबर है, बी जो है हमारा इंटीजर है, रैशनल नंबर है, ए जो हमारा रैशनल नंबर है, बी भी हमारा रैशनल नंबर, बिकॉज ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो चुकी है अब, रैशनल नंबर में। और जो राइट साइड है वो हमारे पास कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर है, बिकॉज हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा √3 है वो कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगी, बिकॉज रैशनल कैन नॉट इक्वल टू इररेशनल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5b by a minus b is a rational number but √3 is an irrational number. So this contradicts the fact that 5 minus √3 is a rational number. तो हमने जो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने क्या अज्यूम करा था, हमने अज्यूम करा था कि जो 5 माइनस √3 है वो कौन सा नंबर है, वो तो एक रैशनल नंबर है। बट इसी नंबर के बीच में हमें पता लगा कि जो √3 है वो तो एक इररेशनल नंबर है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा था वो कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो इसने जो हमारी अजम्पशन थी, जो हमने माना था, उसको क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूव कर दिया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 5 माइनस √3 इज एन irrational number. So 5 minus √3 is an irrational number. अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कैटेगरी का है, डेट इज इसमें एक रैशनल है और एक कौन सा नंबर है हमारे पास, इररेशनल नंबर है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, हम सेम तरीके से इसको प्रूव करेंगे। तो इसमें लिखा है कि शो डैट 3√2 इज अ इररेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अज्यूम करेंगे, हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। सो देयरफॉर 3√2 को हम a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। ये कौन से नंबर है, एज इट इज को प्राइम नंबर है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो 3 है वो यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगी, बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो √2 है वो कौन सा नंबर है हमारे पास, इररेशनल नंबर है। और जो a/3 भी जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, वो रैशनल नंबर हो गया। वो कैसे हो गया, बिकॉज जो a है वो इंटीजर है, जो b है वो इंटीजर है, जो 3 है वो भी इंटीजर है। और इंटीजर अपॉन इंटीजर वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स। सिंस a, b and 3 are integers, therefore a/3b is a rational number but √2 is an irrational number. So this contradicts the fact that 3√2 is a rational number. तो जो हमारी assumption है वो wrong हो जाएगी, therefore our assumption is wrong, 3√2 is an irrational number. तो जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें एक रैशनल होगा एक इररेशनल होगा, तो आपने क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। रैशनल को हम एक तरफ कर देंगे और जो इररेशनल है उसको हम एक तरफ कर देंगे, और यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगी कि रैशनल कैन नॉट इक्वल टू इररेशनल। सो विद दिस हमारे जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 की वो फिनिश होती हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। सो आज हम करेंगे हमारा जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव डैट √5 इज एन इररेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है कि जो √5 है वो हमारा कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर है। इसको हमने किस में रखा है, हमने इसको रखा है एज एन कैटेगरी 1 में। तो इसको हम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में हमने लिखा है लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी डैट √5 इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि हम अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा √5 है वो एक कौन सा नंबर है, वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। सो देयरफॉर हमने लेट कर लिया जो √5 है उसको a by b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। तो हमने इसको लेट करा है किस फॉर्म में, a by b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करे थे कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल।
जो नंबर हमारे पास होंगे जिनका HCF 1 होगा, वो हमारे पास कौन से नंबर हो जाएंगे? वो हमारे पास नंबर हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। इसको हम इसलिए लेट करते हैं ताकि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसकी कटिंग इर्रेशनल फॉर्म में आ जाए, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो फर्दर कट होके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 8/9, इसको हम फर्दर कट करेंगे तो ये 9/1, इसकी जो कटिंग होगी डेट विल बी अ रैशनल। बट अगर कटिंग करके हमारे पास 22/7 या कुछ ऐसा नंबर बन जाए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नो रिपीटिंग हो, तो उस केस में हम उस नंबर को क्या बोल देते हैं? इर्रेशनल नंबर। बट हमने क्या करा है, हमने √5 को क्या लेट करा है? एज अ रैशनल नंबर लेट करा है। सो √5 को हम किसके इक्वल लिखेंगे? A/B के फॉर्म में, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर, उनका HCF क्या है? 1। मतलब हम A और B को फर्दर कट नहीं कर सकते किसी और फॉर्म में। नाउ जो हमारे पास B यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा √B इज इक्वल टू A। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे? हम सिंपली क्या करेंगे? हम सिंपली स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो जो √5 है उसका स्क्वायर अलग से करेंगे, और जो हमारे पास b है उसका स्क्वायर अलग से करेंगे। यहाँ पे जो √5 का स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर विच फर्दर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जो 5 जो बी स्क्वायर के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ समझ आ गई हमें कि अगर 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इट मीन्स दैट देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। तो ये सिंपली वही बात है कि अगर 5 125 को डिवाइड कर रहा है, या 5 जो है वो एज अ 225 को डिवाइड कर रहा है, तो 225 किसका स्क्वायर होता है? डेट इज 15। सो अगर 5 225 को डिवाइड कर रहा है तो 5 15 को भी डिवाइड करेगा, और 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3। जो 3 है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हम इंटीजर मान लेंगे, उसको c के इक्वल पुट कर देंगे। हमें 5 की ज़रूरत है तो उसको हम साइड में सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेट a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एनी इंटीजर। तो अब हम क्या करेंगे? पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 में जो 5 है वो एज इट इज रहेगा, जो b है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर a था वहां पे क्या आ जाएगा? 5c इस इक्वेशन। तो जैसे हमने ऊपर वाले स्टेप करे थे, अब नीचे भी हम सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जो b नीचे डिवाइड हो रहा है वहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √b किसके इक्वल आ जाएगा? 5 √5b किसके इक्वल आ जाएगा? 5c के। अब यहाँ पे हम फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे, हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब स्क्वेयर करेंगे तो अंडर के साथ जो स्क्वेयर है वो कट हो जाएगा और बी स्क्वेयर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 बी स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? 25 सी स्क्वेयर। बट 5 और 25 फर्दर कट हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो बचेगी बी स्क्वेयर इक्वल टू 5c स्क्वेयर विच फर्दर इक्वल टू बी स्क्वेयर इक्वल टू 5c स्क्वेयर। तो जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हुआ कि 5 डिवाइड बी स्क्वेयर, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो यहाँ पे हमने क्या करा? हमने ऑलरेडी बताया था कि जो a एंड जो b हमारे पास है वो कौन से नंबर्स है? वो हमारे पास को प्राइम नंबर्स है। और को प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो किसके इक्वल होता है? हमारे पास 1 के इक्वल होता है। बट यहाँ पे जो 5 है वो a का भी फैक्टर है, और 5 जो है वो b का भी फैक्टर है। इट मीन्स डैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर टू बोथ। तो फिर जो हमने a और b लेक्ट करे थे वो को प्राइम तो रहे ही नहीं, बिकॉज उनका एक अदर फैक्टर हमारे पास आ गया, डेट इज 5। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि हेयर a एंड b हैविंग अ कॉमन फैक्टर 5, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। तो अगर 5 फैक्टर आ सकता है तो कोई और फैक्टर भी आ सकता है। इसी तरह से हमें ये पता लगा कि जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे पास को प्राइम के नंबर की फॉर्म में नहीं है, और इनको हम फर्दरली कट कर सकते हैं। तो मे भी शायद ये कभी ना कभी इरेशनल हो जाए।
सो जब कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगी तो वहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर आवर जो सपोजन था वो रॉन्ग था एंड √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से हमने जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बोलते हैं इसको प्रूव करो। तो इसको सेम प्रोसेस से करेंगे बट दिस इज कैटेगरी 2 बिकॉज यहाँ पे एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसमें हम सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने इसको मान लिया कि ये जो नंबर है हमारे पास ये कौन सा नंबर है, एक रैशनल नंबर। तो अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर को-प्राइम। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम a b एंड -3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का जो मेथड है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि इसके नीचे 1 लगाएंगे। सबसे पहले 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डेट विल बी a। जो बीच में टर्म है उसको एज इट इज रहने देंगे। b को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डेट विल बी 3b। और b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डेट विल बी b। इस तरह से हमारा जो एलसीएम है वो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। अब जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए हमने इर्रेशनल नंबर को अलग कर लिया है जो कि हमारा √5 था। और जो राइट हैंड साइड पे है वो हमारे पास कौन से नंबर्स आ चुके हैं, वो सारे हमारे पास नंबर आ चुके हैं रैशनल नंबर्स। वो कैसे, बिकॉज a इज एन इंटीजर, b इज एन इंटीजर। अगर इंटीजर से इंटीजर माइनस करेंगे तो डेट विल बी इंटीजर, और नीचे भी इंटीजर है एंड इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। तो ये हमारा नंबर इरेशनल है, ये हमारा नंबर रैशनल है विच इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास irrational is not equal to rational since a and b are integers, therefore a minus 3b by 2b is a rational number, but we know that √5 is an irrational number। तो इस क्वेश्चन में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमें √5 या √3 या कुछ भी दिया होगा जो रूट में होगा वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। हम उसको एज अ कंसीडर करके चलते हैं। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल, देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। सो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 पार्ट हैं एंड दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। तो हम इनको 1 बाय 1 प्रूव करेंगे कि ये जो नंबर है हमारे पास कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो सेम प्रोसेस है, हम सीधा लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। हम पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b। क्या लिखेंगे, 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, जो a नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हम सीधा फिर लिख देंगे कि जो हमारा राइट हैंड साइड पे है वो हमारा रैशनल नंबर है, बट जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है सॉरी वो हमारा रैशनल नंबर है, और जो राइट हैंड साइड पे है वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, द कंडीशन विल बी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब इस क्वेश्चन को बोर्ड में एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है। वो बोलेगा इसको 3 मार्क्स में कि प्रूव करें जो हमारा 1/√2 है वो एक इरेशनल नंबर है। अगर आपको ये दिया नहीं होगा कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये √2 जैसे हमने ऊपर √3 प्रूव करा था, √5 प्रूव करा था, √2 प्रूव करा था, वैसे ही इसको फर्दर प्रोसेस से प्रूव करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वो स्केयरिंग करेंगे और उसके फैक्टर्स बनाएंगे। इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करेंगे इन केस अगर इसकी मार्किंग आपको 3 मार्क्स में मिलती है। अगर ये 2 मार्क्स में आएगा तो आप इसको एज इट इज ही करेंगे जैसे मैंने बताया है। आप सीधा लिखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा नंबर है रैशनल और राइट हैंड साइड पे हमारा नंबर कौन सा है, इरेशनल, सिंस
जो हमारे इंटीजर है a and b are integer, but b by a is a rational number, but we know that under root 2 is an irrational number. तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो हमारा अंडर रूट 2 है वो हमारे पास कौन सा एक नंबर है, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that 1 by under root 2 is a rational number. Therefore 1 by under root 2 is an irrational number. तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आपको ये क्वेश्चन 3 या 3 से ज़्यादा नंबर में आएगा तो आप यहाँ पे पहले अंडर रूट 2 को भी प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास एक कौन सा नंबर है, ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, इन केस अगर आपको ये आएगा. तो अगर आपको ये 2 मार्क्स में आएगा तो आप इसको एज इट इज ही प्रूव करेंगे. डेट विल बी योर आंसर. अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट हमारे पास है प्रूव करें 7 अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर. तो हम सेम लाइन लिखेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 7 अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर. तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज जो 7 अंडर रूट 5 वो किसके इक्वल हो जाएगा, a बाई बी के, वेयर a एंड b आर को प्राइम. ये दोनों नंबर्स कौन से नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास, को प्राइम. अब 7 यू यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है वो इर्रेशनल नंबर है, जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास नंबर है दैट इज अ रैशनल नंबर. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गई यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस a and b are integers, therefore a by 7b is a rational, but we know that under root 5 is an irrational. तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगी. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट 7 अंडर रूट 5 इज एन रैशनल नंबर. तो हमने इसको सपोज जो करा था, हमने सपोजन करा था कि जो 7 अंडर रूट 5 इर्रेशनल, जो हमने स्टार्टिंग लाइन में इसको सपोज करा था, ये क्या हो गया हमारे पास, ये रॉन्ग प्रूव हो गया. बिकॉज एक तरफ इर्रेशनल नंबर आ रहा है, एक तरफ रैशनल नंबर आ रहा है. और इक्वेशंस हमें ये समझाती है कि जब हम किसी चीज़ को इक्वेट करेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए. बट यहाँ पे इर्रेशनल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे रैशनल, विच इज़ नॉट इक्वल. तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है 7 अंडर रूट 5 वही कौन सा नंबर बन गया हमारे पास, इर्रेशनल नंबर बन गया. तो इसमें सिंपली हम यही पॉइंट इसको नोट करेंगे कि अगर 1% भी हमारे दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रही है कि शायद ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको इर्रेशनल नंबर ही कंसीडर करेंगे, इसको रैशनल नंबर कंसीडर नहीं करेंगे. तो इसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का हम यूज करके इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारे पास. सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि प्रूव करें 6 प्लस अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर. तो यहाँ पे हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे. हम कहेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज एन रैशनल नंबर. सो दिस इम्प्लाइज 6 प्लस अंडर रूट 2 जो किसके इक्वल हो जाएगा, वो a बाई बी की इक्वल हो जाएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम. इनका मतलब इनकी फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, इनका HCF क्या है, 1 है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे. सेम प्रोसेस है, सबसे पहले a को करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई तो a आ जाएगा. यहाँ पे माइनस एज इट इज, जो 6 है वो एज इट इज रहेगा. और जब b को 6 के साथ करेंगे तो b आ जाएगा, और जब b को 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, b आ जाएगा. और यहीं पे हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो पैदा हो जाएगी, बिकॉज अंडर रूट 2 जो हमारे पास है वो एक इर्रेशनल नंबर है, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे है सब कुछ वो इंटीजर की फॉर्म में है, तो वो हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, रैशनल नंबर. और इर्रेशनल रैशनल के इक्वल नहीं होते. सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, therefore a minus 6b by b is a rational number. But we know that under root 2 is an कौन सा नंबर है हमारे पास, वो इर्रेशनल नंबर है. तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि जो अंडर रूट 2 है वो कौन सा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. सो देयरफॉर आवर जो सपोजन थी, जो हमने सपोज करा था, आवर सपोजन इज wrong. Therefore 6 plus under root 2 is an irrational number. For complete course coverage, kindly download Studyon app from Google Play Store. And don't forget to hit the like button. Have a nice day.